हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो का शुरुआत मैं संजीव बजाज जी के स्टेटमेंट के द्वारा करना चाहूँगा। संजीव बजाज जी जो कि बजाज फिनसर्व के चेयरमैन है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था कि इंडिया को अपने पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए 10 और HDFC बैंक और 10 और बजाज फाइनेंस चाहिए। यानी कि जो लोग भी बोल रहे कि अभी जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है उसमें HDFC बैंक और ICICI बैंक के अलावा और कोई बैंक इमर्ज नहीं हो सकता, देन उन लोगों को ये स्टेटमेंट फिर से जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जो बैंक्स होते हैं ऊपर एक कंट्री का बैकबोन होते हैं। अगर एक कंट्री को स्ट्रांग होना है, एक कंट्री को अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना है, देन उसको एक नहीं दो नहीं बहुत सारे बैंक्स का जरूरत है। हाँ, HDFC बैंक और ICICI बैंक जितना बड़ा और कोई बैंक नहीं हो सकता, लेकिन इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि टायर 3 सिटीज हो गया, स्मॉल फाइनेंस लेंडिंग हो गया, या फिर हाउस लेंडिंग हो गया, या फिर उस तरह का जो सेक्टर्स है वो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा अनपेनिट्रेटेड है। तो बहुत सारे और बैंक्स के पास वो अपॉर्चुनिटी आ जाता है कि उस सेक्टर को टारगेट करे और उस सेक्टर में अच्छे से ग्रो कर पाए। तो आज हम इस सेक्टर में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आगे जाके बहुत ही बड़ा बैंक बन सकता है। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो शायद ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। दूसरा चीज़, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला था कि इक्विटास होल्डिंग के बारे में वीडियो बनाओ। तो जो इक्विटास होल्डिंग है उसका कुछ मेन बिजनेस है ही नहीं, वो IT का एक बिजनेस करते हैं। बट उसका जो मेन बिजनेस है, जो कि अभी उससे डाइवर्सिफाइड हो गया और अभी मर्जर होने वाला है, वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास होल्डिंग में डिस्कस करने के लिए इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आप मर्जर के बारे में जानना चाहते हैं देन मैं उसके रिलेटेड एक शॉर्ट्स बना सकता हूँ, क्योंकि शायद वहाँ पे आपको एक जो वैल्यू गेन देखने को मिल सकता है मर्जर होने के बाद, क्योंकि जब स्वैप होगा शेयर्स में तो आपको एक वैल्यू गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इक्विटास होल्डिंग और स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर में इसको क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में शॉर्ट्स बनाऊं, तो मुझे बोल दीजिए, मैं उसके रिलेटेड एक शॉर्ट्स बना दूंगा। तो चलिए अभी आज की इस बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम बैंक्स के बारे में बात करते हैं देन ये वन ऑफ द टफेस्ट सेक्टर हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर समझने के लिए, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। कुछ भी कभी भी गड़बड़ हो जाता है देन आपका पूरा स्टॉक सिलेक्शन ही गड़बड़ हो जाता है और आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही बड़ा हिट आता है। तो जब भी हम बैंक्स के बारे में बात करते हैं तो जो मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बैंक के बारे में सब कुछ कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैनेजमेंट को बैंक के बारे में सब कुछ पता है। तो किस तरीके से एथिकली बैंक को चलाते हैं, उसका अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है और किस तरीके से वो लोन देते हैं, कितना एग्रेसिवली वो काम करते हैं, वो सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आप बैंक का सिलेक्शन करते हैं। तो जब भी आप इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स देखेंगे, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, तो ये सारे अपने बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट की वजह से चल रहे हैं। और इंडिया के कुछ ऐसे बैंक्स भी है जो कि बहुत ही बड़े बैंक्स थे, इंडिया के टॉप 4 बैंक्स में आते थे, बट गलत मैनेजमेंट की वजह से आज पूरी तरह से एक पेनी स्टॉक के रूप में ट्रेड हो रहे हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल है येस बैंक। तो आज हम जिस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। और IDFC फर्स्ट बैंक का जो चेयरमैन या फिर जो फाउंडर है उनका नाम है B बैद्यनाथन। जो लोग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं रखते, उनको मैं भी बैद्यनाथन का थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ कि ये आदमी है कौन। तो हम सभी तो ICICI बैंक के बारे में जानते हैं। तो ICICI बैंक 2000 के टाइम एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया था। वो क्या था कि ये बैंक कमर्शियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, यानी कि कमर्शियल लोन बहुत ज़्यादा देता था, जिसके वजह से अगर इकोनॉमी में डाउनटर्न आता है देन जो कमर्शियल प्रोजेक्ट था वो कोलैप्स हो जाता था, या फिर जो लोन रियम्बर्समेंट था वो अच्छे से नहीं हो पाता था, जिसके वजह से बैंक को बहुत ही बड़ा हिट लगता था। तो बैंक ने तभी ट्राई किया कि एक रिटेल सेक्शन बना जाए और रिटेल सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ किया जाए। तो जो हम ICICI बैंक आज हमारे टाउन में देखते हैं वो एक रिटेल चेन का पार्ट है, और ये रिटेल चेन को बनाने का मेन जिम्मेदारी था B बैद्यनाथन के ऊपर। और इन्होंने ICICI बैंक का रिटेल चेन को इतना बड़ा बना दिया कि HDFC बैंक के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया है। तो इस चीज़ से इतना तो क्लियर हो जाता है कि इनको रिटेल बैंकिंग के बारे में बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इसी एक्सपर्टीज को लेकर उन्होंने 2012 में अपना पहला कंपनी लॉन्च किया था, जिसका नाम है कैपिटल फास्ट। बट जब आप बैंक नहीं होते देन आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन ये इतना तो जानते थे कि अगर इनको अच्छी तरीके से ग्रोथ करना है तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड को कम करना पड़ेगा, और इसीलिए इन्होंने ट्राई किया है कि किसी एक बैंक के साथ मर्जर कर ले, क्योंकि उसके वजह से इनकी बैंकिंग लाइसेंस मिल जाएगा, इनका कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने दिसंबर 2018 में IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर कर लिया। और ये जो IDFC फर्स्ट बैंक था ये मोस्टली कमर्शियल लेंडिंग पे फोकस करता था, और कमर्शियल में भी बात करें तो इन्हें मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड लोन देता था। तो जब दिसंबर 2018 में इन दोनों का मर्जर हो गया तो इसके बाद ये दोनों बैंक मिलकर कहलाए IDFC फर्स्ट बैंक। बट जब आप बैंक के बारे में बात करते हैं देन इनका लोन बुक का ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी बैंक को एक अच्छा बैंक माना जाता है। इसीलिए ये बैंक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि इनका लोन बुक का ग्रोथ सिर्फ 6% से हो रहा है पिछले 4 ईयर से। बट आप अभी सोचेंगे कि ये कंट्रोवर्शियल किस तरीके से, ये तो बुरा बैंक हो गया। बट जब आप इसका डेप्थ पिक्चर देखते हैं, यानी कि डीप डाइव करते हैं, देन आपको असली सच्चाई पता चलता है। तो जब ये मर्जर हो गया देन इनका टोटल लोन बुक था लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास, और इसमें से रिटेल लोन बुक यानी कि आपके और हमारे जैसे कस्टमर को जो लोन मिलता है तो वो था लगभग 10,000 के आसपास।
बट द थिंग इज रिटेल लोन बुक में अगर डिफॉल्ट भी हो जाता है देन बैंक के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, क्योंकि आप और हमारे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख 30 लाख इतना ज़्यादा ही लोन ले सकते हैं। बट जो कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, वो करोड़ में लोन लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में लोन लेते हैं, जिसकी वजह से अगर एक भी लोन डिफॉल्ट हो गया ना देन बैंक के ऊपर एक बहुत ही बुरा इफेक्ट आता है। तो बैंक हमेशा ट्राई करते हैं कि रिटेल वालों को ज़्यादा लोन दे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक ऑपरेट कर रही है, बट मोस्ट ऑफ द सेफेस्ट बैंक होते हैं ना वो रिटेल लेंडिंग में ज़्यादा फोकस करने का ट्राई करते हैं। तो अगर इनके रिटेल सेक्शन मर्जर के टाइम पे देखें, ये 10% अकाउंट करता है, तो कि बहुत ही स्मॉल नंबर है। तो उन्होंने ये फोकस किया कि हम लोन बुक को ग्रोथ नहीं करेंगे, हम लोन बुक को स्टेगनेंट कर देंगे। हम पहले ट्राई करेंगे कि रिटेल से कमर्शियल की तरफ मूव कर जाए, यानी कि जो हमारा 10% रिटेल है उसको 70% के आसपास हम लेके चले जाए। उसके बाद हम लोन ग्रोथ की तरफ जाने का ट्राई करेंगे। तो इसीलिए पिछले 4 साल में इस कंपनी का लोन बुक का ग्रोथ जो है वो लगभग 6% के आसपास है। बट जब आप डीप डाइव करते हैं और इनका रिटेल लोन बुक का ग्रोथ देखते हैं, ये लगभग 72% है, जो कि एक ह्यूमंगस नंबर है। इतना बड़ा नंबर एक रिटेल लोन बुक के ग्रोथ में एक बहुत ही डिफिकल्ट नंबर हो जाता है अचीव करने के लिए। और अभी 4 साल के बाद जब इनका ये टारगेट पूरा हो चुका है, तो अभी ये बोल रही है कि हमारा जो टोटल लोन बुक का ग्रोथ है वो 20 से 25% में ग्रोथ कर सकता है। बट जब कभी भी हम बैंक के बारे में बात करते हैं तो ये 2 तरीके से इनकम करते हैं। पहला जो लोन देते हैं उससे जो इंटरेस्ट आता है वो इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। दूसरा हो जाता है फी से इनकम आता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये जो सारी चीज़ हमें सप्लाई करते हैं, या फिर जो SMS देने के लिए, या फिर जो डिफरेंट बैंक के चार्जेस होते हैं उससे एक फी इनकम करते हैं। तो ये 2 तरीके से बैंक का प्राइमरी इनकम होता है। चलिए अभी दोनों तरीकों को अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला अगर चीज़ हो जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए हमें यहाँ पे 3 कंपोनेंट देखना पड़ेगा कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है, यानी कि कितने पैसे में लोन ला रहा है, क्योंकि बैंक के पास अपना खुद का पैसा नहीं होता, वो किससे पैसा लाता है और उसके बाद किसी और को पैसा देता है। बाकी बीच में जो चीज़ बच गया वो इसका प्रॉफिट होता है। अगर आपको बैंक के बिजनेस को डिटेल में समझना है तो मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो अभी हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि बैंक कैसे काम करता है। तो जो पहला हो गया कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि आप कितने % में पैसा बोरो कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो हो जाता है कासा रेशियो, यानी कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रेशियो। तो जो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है उसमें बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करता है हम लोगों को। करेंट अकाउंट में तो लगभग कुछ पे ही नहीं करता, सेविंग अकाउंट में भी 3 to 4% के आसपास पे करता है। तो इसकी वजह से ये वन ऑफ द चीपेस्ट और सेफेस्ट बोरोइंग हो जाता है बैंक के लिए। और इनका जो कासा रेशियो है वो लगभग 50% के आसपास है, और करेंटली देखें तो ये थोड़ा कम होकर 48.44% के आसपास है। बट इस बैंक में प्रॉब्लम क्या है कि जब ये IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर किए थे, उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इंफ्रा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया था, या फिर इंफ्रा बॉन्ड्स के थ्रू अपने लोन लाने का ट्राई कर रहे थे, जिसके वजह से इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके वजह से आज भी ये बैंक उसकी वजह से सफ़र कर रही है। बट अभी रिसेंटली देखा गया है कि इन्होंने अपने जो इंफ्रा बॉन्ड का परसेंटेज था, यानी कि कितना % फाइनेंसिंग इंफ्रा बॉन्ड के थ्रू करते थे, ये 37% से घटाकर 5.2% ला दिए है पिछले 4 सालों के अंदर। तो इस चीज़ को लेकर अगर NIM का, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बात करें, देन ये डिपेंड करता है कि आप कितने रेट में बोरो करते हैं और कितना रेट में आप वापस देते हैं। तो जो मार्जिन हो जाता है उसको बोला जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बट ये जो बैंक था ये अपने कासा रेशियो ग्रोथ करने के पीछे डाटी सीक्रेट है। डाटी सीक्रेट तो नहीं, आजकल बहुत सारे बैंक इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो कि छोटे बैंक स्पेशली इस चीज़ को फॉलो करते हैं। कोटक महिंद्रा भी उसमें से एक था, जब वो अपने स्मॉल स्टेज में था, जो कि अपने स्टार्टिंग स्टेज में था, वो भी इस चीज़ को ही यूज़ करके ग्रोथ कर रहा था। ये चीज़ है, आप जो सेविंग अकाउंट है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जिसके वजह से बहुत सारे लोग आपके बैंक में अकाउंट खोलने आएंगे, और जब लोग इनके बैंक में अकाउंट खोल देते हैं तो इनका कासा रेशियो ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगता है। बट ये जो सेविंग अकाउंट में आप 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि आप चार्ज करें बाकी लोगों से 10% के आसपास, और आप सेविंग अकाउंट में ही 7% दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जो गैप हो जाता है वो 3% हो जाता है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3% हो जाता है, जिसके वजह से ये बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। बट धीरे धीरे ये सारे बैंक, जैसे कि कोटक महिंद्रा हो गया या फिर IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, ये धीरे धीरे अपने सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देते हैं। जैसे कि ये पहले 7.5% था, उसके बाद 7% हो गया, अभी लगभग 6% के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि पहले 3% के आसपास हुआ करता था, अभी ये बढ़ के 6% हो गया है। और इसको लेकर अगर हम तीसरे पॉइंट का बात करें, देन वो NPA, क्योंकि जब भी एक बैंक लोन देता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि बैंक उससे पैसा ला पाता है या फिर नहीं, यानी कि जितना पैसा बैंक दिया है उसमें से कितना % बैंक वापस ला पाता है, जिसको सिंबलाइज किया जाता है ग्रॉस NPA और नॉन NPA से।
तो अगर आप इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं देन वो बैंक वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं डिटेल में इसके बारे में बता दिया हूँ। तो जब बैंक एक रिटेल कस्टमर को यानी कि आपके और मेरे जैसे कस्टमर को लोन देता है देन हमारा डिफ़ॉल्ट करने का चांस कम हो जाता है। उसके साथ साथ हम डिफ़ॉल्ट भी अगर कर देते देन बैंक के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट या फिर एक बड़ा कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देता है देन बैंक के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस आ जाता है। तो बैंक ट्राई करती है कि अपना रिटेल लोन बुक को एक अच्छे से ग्रो करे और उसका एक अच्छा परसेंटेज रखे, क्योंकि बैंक ट्राई करेगी लगभग 70% रखने के लिए। बट पिछले कुछ सालों में इनका जो लीगेसी लोन था वो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर दिया, जैसे कि वोडाफोन आइडिया हो गया या फिर एक मुंबई का टोल है वो थोड़ा डिफ़ॉल्ट कर रहा था। उसके साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन थे जो भी डिफ़ॉल्ट कर रहे थे और कोविड का इफेक्ट भी था, जिसकी वजह से इस बैंक का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए लगभग 4% और 2% रहा करता था। बट अभी रिसेंटली देखा गया है कि अपने एनपीए का जो ऑलमोस्ट सारा प्रॉब्लम था ये सॉर्ट आउट कर चुके हैं और अभी इनका जो एनपीए है 2% और 1% के आसपास आ गया है। और किसी एक अच्छे बैंक के लिए जो एनपीए है, जो नेट एनपीए है वो 1% या फिर 1% से नीचे रहना ही चाहिए। तो अभी अगर ये देखा जाए तो ये अपने एसेट क्वालिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव करे, क्योंकि रिटेल सेक्टर में भी देखें रिटेल में भी लोग डिफॉल्ट करते हैं, बट जो लोगों का सिबिल स्कोर 700 से ज़्यादा होता है वो उनका डिफ़ॉल्ट करने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन भी करना पड़ता है और उनका एक बैकग्राउंड अच्छा होता है। तो पिछले कुछ सालों में देखा गया कि जो कंपनी जो रिटेल सेक्टर में लोन देती है उसमें से भी जिन लोगों का सिबिल स्कोर 700 से ज़्यादा है वो लोगों को ही कंपनी लोन देना प्रीफर करते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले ये परसेंटेज लगभग 60 के आसपास था बट अभी ये इंक्रीज हो गया 85 हो गया। बट इनका जो मेन प्रॉब्लम आ जाता है वो इंफ्रा बुक में आ जाता है, जिसका एनपीए लगभग 20 से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर आप 100 रुपये दे रहे देन 20 रुपया वापस नहीं ला पा रहे। बट इनका जो मेजर जो एनपीए का प्रॉब्लम था वो लगभग सॉर्ट आउट हो चुका है और इनका जो इंफ्रा लोन बुक था वो लगभग पहले 22,000 करोड़ के आसपास था और अभी ये 4 साल में उसको डिक्रीज करके 6,000 करोड़ के आसपास ला दिए, जिसकी वजह से इसमें से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि बैंक का जो लोन बुक का साइज है वो ग्रोथ कर रहा है और ये जो इंफ्रा लोन बुक का साइज है वो धीरे धीरे कम होता आ रहा है, जिसकी वजह से बैंक का आगे आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर इस बैंक को ब्लेम करते हैं कि इनका जो लोन देने का तरीका है या पे जो लोन देते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता, ये बेड क्वालिटी के लोन देते हैं। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये जो लोन है ये बैंक ने नहीं दिया है, ये आईडीएफसी बैंक ने दिया था 2018 से पहले। ये बैंक ने अभी जो कमर्शियल सेक्टर में खुद का लोन दिया है लगभग 17,500 करोड़ का लोन दिया है और इसमें से एक भी रुपया वेस्ट नहीं किया है, यानी कि 0 एनपीए है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आई डोंट थिंक मैंने लास्ट कुछ सालों में एक 0 एनपीए वाला बैंक कभी भी देखा होगा। हाँ, बट अगर पूरे बैंक का देखें देन एनपीए ज़्यादा है, बट इनका जो लोन लेंडिंग का तरीका है या फिर जो लोन देने का तरीका है वो बहुत ही टॉप क्वालिटी का है। तो जब इनका आईडीएफसी बैंक वाला लोन यानी कि जो लीगेसी लोन था उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा देन इनका जो एनपीए का नंबर है 1 से भी नीचे आ सकता है। तो ये तो हो गया पूरा इंटरेस्ट सेक्शन के बारे में डिस्कशन। अभी आ जाते हैं इनके लेटेस्ट सेगमेंट यानी कि फी सेगमेंट के बारे में। ये सेगमेंट अभी भी बहुत छोटा है और इसमें से एक मेजर कंट्रीब्यूटर लगभग 84% का आसपास जो कंट्रीब्यूशन है वो रिटेल सेगमेंट का आ जाता है। बट अभी इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट बिल्ड करने लगे हैं, जो कि ये बैंक के ग्रोथ में एक बहुत ही अच्छा ट्रिगर साबित हो सकता है। जैसे कि रिसेंटली इन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप को टारगेट करते हुए 4 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था और ये चारों क्रेडिट कार्ड में बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर है, जैसे कि ये लाइट टेप फ्री है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। आपको कैश विड्रॉ करने पे जब भी आप एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉ करते हैं देन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री नहीं देना पड़ता। इसमें बहुत ही अच्छा रिवार्ड भी मिलता है। इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर है, जिसके वजह से इनका जो क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है और अभी लगभग 7 लाख लोग इनके क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। बट जब आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं देन एक्टिवेशन रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, यानी कि जितने भी लोग आपसे क्रेडिट कार्ड लिए वो कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर इनका एक्टिवेशन रेट देखें दिन लगभग 73% के आसपास है, यानी कि अगर 100 लोग इनके क्रेडिट कार्ड लिए देन इसमें से 73% बहुत ही फ्रिक्वेंटली उसे रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से इनका क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो फ्री इनकम होता है वो भी आने वाले सालों में ग्रोथ कर सकता है जब इनका जो क्रेडिट कार्ड का नंबर ग्रो करने लगेगा। और इसके साथ साथ ये फास्टैग में भी एक मार्केट लीडर के रूप में उभर के आए, क्योंकि जितना भी अमाउंट पे होता है फास्टैग में उसमें से 30% इस कंपनी के फास्टैग के थ्रू ही होता है। बट ये जो सारा चीज़ें बहुत ही स्मॉल परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंपनी के इनकम में। जब इनका एक इंश्योरेंस का सेगमेंट है जो अभी ये स्टार हेल्थ के साथ पार्टनरशिप करके की है, म्यूचुअल फंड का सेगमेंट हो गया या फिर जो डिफरेंट वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट हो गया, वो जब ग्रोथ करने लगेगा तो इनका फी का इनकम भी बढ़ने लगेगा। उसके साथ साथ और इनका जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन है उसमें से भी जब एनपीए कम हो जाएगा वो भी ग्रोथ करने लगेगा, तो वो भी बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से इस कंपनी को डबल बूस्ट मिल सकता है। बट अगर हम इस सारी चीज़ों को साइड में भी कर दें देन मर्जर के बाद से ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पा रही है, क्योंकि इनका रिटेल डिपॉजिट ग्रो कर रहा है, कासा रेशियो ग्रोथ कर रहा है,
नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रो कर रहा है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो ग्रो कर रहा है और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। तो ये तो हो गया ये बैंक के बारे में सारा डिस्कशन। बट इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी, क्योंकि रेगुलरली इस बैंक को कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया का प्रॉब्लम हो गया, जो टोल बेस्ड लोन था उसका प्रॉब्लम हो गया, जो इंफ्रा वाला लोन था उसका भी प्रॉब्लम हो गया। ये सारे चीज़ इस बैंक को धीरे धीरे हिट करते हैं, जिसकी वजह से कभी भी ये बैंक एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग बैंक अभी तक नहीं बन पा रहा है। बट अभी जब ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो इंफ्रा बॉन्ड था, जिसकी वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था वो इंक्रीज हो रहा था, वो लगभग 20-25 के आसपास खत्म होगा। उसके बाद से ही ये बैंक में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि तभी तक इनको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ सकता है। और दूसरा चीज़ ये है कि अभी फिर से IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक का मर्जर होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये मर्जर के बाद अभी फिर से किस तरीके से प्रॉब्लम आएगा या फिर बैंक का किस तरीके से फंक्शन चेंज होगा, वो भी एक देखने वाला बात हो जाता है। तो अभी सारी चीज़ों को लेकर अगर हम इसका वैल्यूएशन के बारे में बात करें, तो एक ऑब्वियसली अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल है। और इस बैंक में इन्वेस्ट करने का और एक भी अच्छा तरीका है IDFC लिमिटेड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि IDFC लिमिटेड आज भी इस बैंक में लगभग 36% के आसपास स्टेक होल्ड करता है। और जब आप इनके मार्केट कैप का 36% निकालेंगे, यानी लगभग IDFC का मार्केट कैप हो जाता है। यानी कि जो IDFC का अलग सेक्शन था, जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन, जो कि अभी इन्होंने रिसेंटली सेलअप कर दिया है, वो लगभग आपको फ्री में ही मिल रहा है। तो आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं इस बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले, और अगर ये मर्जर हो जाता है देन आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो अभी हम हमारे स्पेशल सेगमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे मैं 90 सेकंड के अंदर आपको पूरा बैंक को समझाने का ट्राई करूंगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो ये बैंक का रिटेल डिपॉजिट ग्रो कर रहा है, कासा रेशियो ग्रो कर रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रो कर रहा है और कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी ग्रो कर रहा है। और इनका जो कासा रेशियो इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप लेवल में आ जाता है। इसके साथ साथ ये अपने लिगेसी लोन बुक को कम करने का ट्राई करें, जो रिटेल सेक्टर में लोन ग्रोथ है उसको ज़्यादा ग्रोथ करने का ट्राई करें। इसके वजह से इनका जो NPA का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर हो सकता है, और इसके साथ साथ इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव हो सकता है। और जब इनका लोन ग्रोथ लगभग 20 से 25% में होने लगेगा, देन लोग ये बैंक का पोटेंशियल रियलाइज कर पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी वैद्यनाथ में इनको कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है रिटेल सेक्टर का, वो ये बैंक को लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम होता है सारे बैंक्स में, वो इस बैंक में नहीं है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और आपको फ्यूचर में किस कंपनी के बारे में एनालिसिस देखना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।